स्कूल का समय निकट था, यानी कि जब वो बड़े भाई साहब ये हमें लेक्चर दे रहे थे, हमें उपदेश दे रहे थे, वो स्कूल खुलने के पास का समय था। सुबह सुबह डांट पड़ रही थी, कहते इसलिए वो उपदेश वहीं पर रुक गया, वरना ना जाने उपदेश की माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। निस्वाद का मतलब क्या है? बिना स्वाद वाला लगना। जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा था, लेखक ये सोच रहा था अभी तो मैं क्लास में अव्वल आया हूँ, कक्षा में प्रथम आया हूँ, तो मुझे इतनी डांट पड़ रही है, और अगर भगवान ना करे मैं फेल हो जाता तो शायद मेरे तो प्राण ही ले लिए जाते। और दूसरा डर क्या था? भाई साहब ने अपने दर्जे, अपनी कक्षा की जो पढ़ाई का भयंकर सा चित्र खींचा था ना, इतने हेनरी, इतने विलियम, इतने जेम्स, और ज्योमेट्री और हिंदी, कहते उसने मुझे डरा दिया, भयभीत कर दिया। घर छोड़कर, स्कूल छोड़कर ना घर नहीं भागा, ये गनीमत समझो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी डांट पड़ने के बावजूद मुझे किताबें कभी अच्छी नहीं लगी। पुस्तकों में मेरी अरुचि, जमा रुचि, ज्यों की त्यों, वैसी की वैसी, पहले भी नहीं अच्छी लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती। खेल कूद का कोई अवसर मैं अपने हाथ से न जाने देता, पढ़ता था लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए। टास्क देखिए अंग्रेजी का शब्द आया है कार्य, और ये एक छोटी सी पंक्ति में लेखक ने आपको एक बहुत बड़े ज्ञान की बात बता दी है कि अगर हम रोज का रोज पढ़ लें तो हमें घंटों बैठने की जरूरत ही नहीं है। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण था कि लेखक अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आता था, कि रोज का काम रोज खत्म कर लीजिएगा, उसको अगले दिन के लिए मत टालिए। आपके अच्छा चलो आज थोड़ा सा काम दिया है, कोई बात नहीं, कल भी मैम होमवर्क देंगी, कल कर लेंगे। पता चला कल कोई और काम आ गया। तो रोज का काम, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, नियम बना लीजिए। आज हमें स्कूल में इतना पढ़ाया गया, हमें घर में उसको उतना पढ़ना है, याद रखना है, कार्य समाप्त। पढ़ाई मुश्किल है ही नहीं। लेखक ने कहा कि मैं तो रोज का काम रोज पूरा कर लेता था ताकि दर्जे में जलील न होना पड़े। जलील का अर्थ क्या है? अपमानित। भी अगले दिन अध्यापक कुछ पूछे तो मुझे अपमान का सामना ना करना पड़े। अपने ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ था मुझे कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आज वो लुप्त हो गया। क्यों? डर गया, भाई साहब इतना पढ़ते हैं और मैं क्या करता हूँ। और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का सा जीवन कटना मतलब छुप छुप कर। फिर वही वाली बात हो गई, जैसे पहले पाठ के प्रारंभ में बताया था कि वो लेखक जो था वो बड़े भाई के आगे जाने से भी डरता था, उसके साए से भी घबराता था। तो अब बीच में तो थोड़ी हिम्मत आ गई, बड़े भाई साहब डांटेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो फेल हो गए, और वो डांटेंगे तो मैं ये कह दूंगा वो कह दूंगा। लेकिन अब फिर दोबारा इतना बड़ा उपदेश सुनने को मिला था, तो लेखक ने कहा अब वो फिर सबसे छुप छुप के रहने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुए, वार्षिक परीक्षा हुई। सालाना का अर्थ क्या है? वार्षिक। कुछ ऐसा संयोग हुआ, संयोग, सम जमा योग, संधि है ये। मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, ना जाने दर्जे में मैं अव्वल कैसे आ गया। वास्तव में वो रोज का रोज पढ़ता था। तो यही एक कारण था कि बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं। अब थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हो, जल्दी याद भी हो जाता है और कार्य भी समाप्त हो जाता है। मुझे खुद अचरज हुआ। अचरज का अर्थ क्या है? हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांतक, यानी कि प्राणों के अंत तक, यानी कि जी भरकर के अंत तक, यानी कि जी भरकर परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। चाटने का अर्थ मतलब क्या है? याद करना। वैसा चाटा नहीं है। 10 बजे रात तक इधर
4 बजे भोर से उधर 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले हर वक्त पढ़ते रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, कुछ तेज ही नहीं रहा था, चमक खो जाना। कांतिहीन मतलब चमक खोना। बेचारे फेल हो गए। इस बार छोटे भाई को वैसा घमंड नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, छोटा भाई था, प्यार आया बड़े भाई पर। इस बार मुझे उन पर दया आई। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी रह गई, मैं फेल हो जाता। इसे कहते हैं ना छोटे भाई का प्यार। उसने कहा कि मैं फेल हो जाता, मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता, पर बड़े भाई साहब तो इतना पढ़ते थे। कहते हैं बड़े भाई साहब को रोते देखकर छोटा भाई भी रोने लगा। बड़े भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात, विधि का मतलब भाग्य की बात, कौन टाले। मैं और मेरे भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया, 1 कक्षा। कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल का मतलब बुरी भावना। कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को फटाफट अपने दिल से निकाल डाला, बलपूर्वक। आखिर वो मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे बुरा जरूर लगता है, ये शब्द है बुरा, मगर शायद ये उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन, दनादन का अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी, फटाफट पास हो जाता हूं, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। देखो मानसिकता, मन से तो बुरा नहीं था लेखक, लेकिन बचपना तो था ना, कि पहले तो बड़े भाई को रोते हुए देखकर क्या हुआ, खुद रोना आ गया, दुखी हो गए। फिर मन में ध्यान आया, अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो गए और हम दोनों एक ही कक्षा में आ गए तो फिर बड़े भाई साहब कैसे मुझे डांटेंगे। लेकिन फिर दिमाग में क्या आया कि शायद बड़े भाई साहब मुझे इतना डांटते हैं तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं ये भी ना पढ़ूँ और शायद मैं कभी पास ना हूँ। बड़े भाई साहब अब कुछ नरम पड़ गए थे। नरम पड़ना, अब वो वैसे नहीं डांटते थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लिया करते थे। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि डांटने का अधिकार अब उनके पास नहीं रहा। और इधर क्या हुआ, लेखक की स्वच्छंदता, आजादी बढ़ने लगी। जो थोड़ा बहुत जो डर था वो बढ़ने लगा। मेरी सहनशीलता का अनुचित, मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहनशीलता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति, मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, धारणा का अर्थ क्या है, मन में विचार आ गया कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास हो ही जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मैं कनकौवे उड़ाने लगा। कनकौवे कहते हैं पतंग उड़ाने को, पतंग उड़ाना, ये नया शौक पैदा हुआ। अब सारा समय पतंग उड़ाने में चला जाता था, समय भेंट हो जाना उसी में चला जाता था। फिर मैं बड़े भाई साहब का अदब करता था। अदब का अर्थ है आदर तो करता था, लेकिन उनसे नजर बचाकर, उनसे छुपकर, नजर बचाकर अर्थात छुपकर मैं कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, ये सब टूर्नामेंट की तैयारियों में मैं लग गया था। यानी पतंगबाजी के भी उस समय, आज भी होते हैं, बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सब चीज़ें गुप्त रूप से मैं सीख गया था। मैं भाई साहब को ज़रा सा भी ये संदेह नहीं देना चाहता था, उनके मन में, उनके सामने बेअदबी नहीं करना चाहता था कि उनका सम्मान और उनका लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। कहते ना, आंखों की शर्म भी बाकी थी। एक दिन संध्या के समय, संध्या मतलब शाम के समय, हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा लगातार तेजी से दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी, आकाश की ओर, पथिक का मतलब चलने वाला,
जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला जा रहा है। आपने देखा पतंग जब उड़ती है ना, और जब वो कटती है तो वो धीरे धीरे, उसे कोई दिशा नहीं है, बिना किसी दिशा के अंत क्या होना है उसका, गिर जाएगी। मेरा हाल भी कुछ उस समय ऐसा ही था। अपनी मस्ती में, अपने घमंड में मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। गलत रास्ते का अर्थ क्या है, अब जो थोड़ा बहुत डर की वजह से मैं अपना रोज का रोज काम कर रहा था या पढ़ाई करता था, वो मैंने बंद कर दिया था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार को ग्रहण करने जा रही हो। बहुत अच्छी लाइन है ये। आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो एक मोह और बंधन से छूट चुकी होती है। यहाँ पर भी लेखक अपने भाई के उस डांट और डर से छूट चुका था। कोई मोह, कोई डर नहीं रह गया था, कोई भय नहीं रह गया था। नए संस्कार, कोई नया शरीर, जिसे कहते हैं ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। केवल शरीर, जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्र बदलते हैं, वो अपना शरीर बदलती है। तो लेखक भी जो है इस समय बिल्कुल आजाद हो चुका था, आत्मा की तरह हो चुका था। अब वो जिस तरह से आत्मा अपने एक नए शरीर को ढूंढती है, लेखक भी जो है अपने वो नए नए कामों में व्यस्त हो गया था। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए स्वागत करने के लिए। वो क्या होता, पतंग लूटने के लिए एक झाड़ी वाले, ताकि उसमें से डोर अटक जाए। किसी को आगे पीछे की फिक्र नहीं थी, खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे। जहां जहां पतंग जाती है, बच्चों का झुंड वहां चला जाता है। जहां सब कुछ समतल है, ये सब कुछ वहां हो रहा था जहां पर एक समान है, मैदान है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, टक्कर हो गई। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव में बोले। उग्र भाव का अर्थ क्या है, गुस्से में बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते चले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी कि जिन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, जो पढ़े लिखने नहीं है, उनके साथ आप आवारागर्दी कर रहे हो, तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं रहा? यानी कि शर्म नहीं रही कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो, 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। आखिर आदमी को अपनी कुछ पोजीशन का भी ध्यान रखना चाहिए। पोजीशन, देखिए, दर्जा उर्दू का शब्द, पोजीशन अंग्रेजी का शब्द। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके तहसीलदार हो जाया करते थे। पहले 10+2 से पहले कक्षा 11वीं कक्षा तक हुआ करता था, इंटर हुआ करता था, उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाता था। 10+2 जब से आया, 10+2 जब से आया, तब तक 12वीं की कक्षाएं हो गई। और पुराने ज़माने में तो 8वीं पास कर ली, बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली। मैं कितने ही मिडलचियों को, 8वीं कक्षा तक मिडिल कक्षा मानी जाती है ना, मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट ऑफ सुपरिटेंडेंट हैं। ये आज की बात नहीं है, 150 साल पुरानी बात है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के बड़े बड़े संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान, उनकी महात्मत, मतलब कि उनके निगरानी में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं कक्षा में आकर बाजार के लौंडों के साथ, मतलब बाजार के लड़कों के साथ घूम रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर गुस्सा आ रहा है। तुम ज़हीन हो, मतलब कि समझदार हो, बुद्धिमान हो, मैं जानता हूं, लेकिन कनकौवे के लिए दौड़ना, तुम अपने आत्महत्या गौरव की हत्या कर रहे हो। क्या ये काम तुम्हें अच्छा लगता है? तुम अपने दिल में तो आज बड़े भाई साहब ने वो बात कह डाली जो कि छोटा भाई ये सोचता था कि वो कह ही नहीं पाएंगे। छोटे भाई के दिमाग में ये आ गया था कि अब वो बार बार फेल हो रहे हैं और उनको शर्म आ रही है अपने आप पर, अब वो मुझे डांटेंगे ही नहीं। लेकिन आज वो अंदर की बात बाहर निकल कर आ गई। तुम क्या सोचते हो कि बड़े भाई साहब महज एक दर्जा नीचे हैं, अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। कक्षा में शायद मैं तुमसे एक कक्षा बड़ा हूं, लेकिन उम्र में मैं तुमसे अभी भी 5 साल बड़ा हूं। चाहे ये बात तुम्हारी समझ में शायद आ जाए, आज मेरी जमात और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे।
समान कक्षा, समकक्ष का अर्थ है समान कक्षा। उनका कहने का मतलब था कि अगर मैं ऐसे ही फेल होता रहा और परीक्षक तुम्हें अच्छे नंबर देते रहे तो अगले साल तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे, और हो सकता है उससे अगले साल मैं इसी कक्षा में रहूं और तुम अगली कक्षा में भी चले जाओ। लेकिन 5 साल का जो ये अंतर है मुझ में और तुम में, उसे मैं तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसमें बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA फेल, MPhil, डीलिट क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं दुनिया देखने से आती है। बहुत अच्छी पंक्ति है और शायद हमें समझने की ज़रूरत है। केवल पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो उदाहरण, देखो कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। आपने भी देखा होगा कि आपने घर के आसपास धोबी सब्जी वाले देखे हैं ना, वो 50 ग्राम, वो ना तो पढ़े लिखे हैं ना उन्होंने कॉलेज पास कर रखा है, लेकिन उनसे आप कहो कि सब्जी 300 325 ग्राम हो गई है, 1 किलो का रेट आपको पता है, 325 ग्राम कितने की आएगी वो फटाफट आपको बता देते हैं। धोबी के पास जाइएगा, हाँ जी 1.5 रुपये पर कपड़ा है, 5 रुपये पर कपड़ा है, फटाफट हिसाब लगा के रह जाते हैं। आप अपना कैलकुलेटर खोल कर बैठ जाते हो। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. तजुर्बा, तब उन्होंने अम्मा का उदाहरण दिया, अपनी अम्मा का उदाहरण दिया है कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, मतलब कि वो उन्होंने कोई 8वीं 9वीं कोई BA की पढ़ाई नहीं करी है। शायद दादा भी 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा यानी कि जो बड़े लोग हैं उन्हें हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। देखिए आपके पापा हो सकता है कल को आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आपके फादर को, आपके माता पिता को आप उनसे कंपेयर नहीं करेंगे, आप कभी भी उनसे मुकाबला नहीं करेंगे। नहीं, आप अपनी मम्मी को कभी नहीं कहेंगे नहीं मम्मा आपको ये अलजेब्रा का ये वाला सम नहीं आता, आपको ज्योमेट्री का ये सम नहीं आता, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ऐसा नहीं होता ना। आपकी दादी शायद वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती जितनी अच्छी अंग्रेज़ी आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो तजुर्बा उन्हें है, आज भी शायद आपके पापा आपकी मम्मी जब घर में कोई समस्या होती है उन्हीं दादा दादी उन्हीं नाना नानी के पास जाते हैं। तो उम्र का जो तजुर्बा है वो किताबी तजुर्बे से ज़्यादा बड़ा है। अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। अमेरिका में किसकी राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, शायद हमारे दादा नाना उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान हमसे ज़्यादा है। देव ना करे, भगवान ना करे, आज मैं बीमार हो जाऊँ, ये बड़े भाई साहब समझा रहे हैं अपने छोटे भाई को, तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना मुहावरा है घबरा जाना। दादा को तार देने के सिवा कुछ और ना सूझेगा। उस जमाने में तो तार ही दिया जाता, आज की तरह हम फोन नहीं कर लेते, SMS नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हम बच्चों को परेशानी होती है, हम बड़ों को बताकर शांत हो जाते हैं,
बेचारे बड़े कहाँ जाएं? बड़े अपनी समझ से, आपने अपने पापा को परेशानी बताई, घर में और बड़े हैं, दादा नाना हैं, उनसे सलाह मशवरा हुआ। दादा नाना तो कहीं नहीं जा रहे ना, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के तजुर्बे से वो सारी चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो वो किसी को तार नहीं देंगे, घबराएंगे नहीं, बदहवास नहीं होंगे। बदहवास का मतलब है होश खोना। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, ठंडे पानी की पट्टी रखेंगे, कुछ सोचेंगे क्यों बीमार हुए, उसमें सफल ना हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। और बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। दादा हमें जो कुछ भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। मोहताज का अर्थ है तरस जाना, ये भी उर्दू का शब्द है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। मुंह चुराना मतलब कि छिपना। लेकिन आज हम तुम जितना खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने पूरा घर चला लिया। इज्जत और नेक नामी से उन्होंने अपने परिवार को पाला, कुटुंब का पालन पोषण किया। कुटुंब का अर्थ है पालन करना, परिवार, परिवार का पालन पोषण किया। हम सब मिलाकर 9 आदमी हैं और दादा जो हैं हम सबको पालते हैं। हमें गिने चुने पैसे मिलते हैं। उन्होंने एक उदाहरण रखा है, एक तो उन्होंने अपनी अम्मा का उदाहरण दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा अपने पिता का उदाहरण दिया, दादा का उदाहरण दिया, अपने पिता को दादा कहते हैं, कि वो किस तरह से पूरा परिवार चलाते हैं, 9 लोगों का परिवार चलाते हैं। और एक हम हैं कि हमें गिने चुने पता है इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन हम तब भी अपना छोटे एक महीने का खर्चा नहीं निकाल पाते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया अपने एक हेडमास्टर साहब। हेडमास्टर साहब यानी कि प्रमुख अध्यापक विद्यालय के, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं। वो एमए हैं, पढ़ाई के नाम पर देखिए वो एमए हैं, और एमए भी भारत के नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं। 1000 रुपये, आप सोचो 1.5 साल पहले कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा, 150 साल पहले कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपये कमाता था, आज की तारीख में लाखों में उसकी तनख्वाह होगी। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। क्या हुआ कि हेडमास्टर साहब की डिग्रियां बेकार हो गई। पहले वो खुद घर का इंतजाम चलाते थे, खर्च पूरा ही नहीं पड़ता था। 1500 कमाने के बावजूद उन्हें लोगों से पैसे लेने पड़ते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध हाथ में लिया है, घर में लक्ष्मी आ गई। तो यानी कि उन्होंने उदाहरण दिए, अपनी माँ का उदाहरण दिया, अपने पिता का उदाहरण दिया और हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया कि जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, ज़िंदगी का जो अनुभव है, वो एक अलग अनुभव होता है और उसे उम्र के साथ ही हासिल किया जा सकता है। तो भाईजान, ये गरूर, गरूर मतलब घमंड, दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। यहाँ पर समीप आने का मतलब ये नहीं कि पास आ जाना, यानी कि मेरी कक्षा में मेरे पास आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। स्व जमा तंत्र मतलब आज़ाद हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। बे जमा रहा, बे उपसर्ग के मतलब कि गलत रास्ते पर, गलत रास्ते पर जब तक मैं हूं नहीं चल पाओगे। अगर यूं ना मारोगे, थप्पड़ दिखा दिया उन्होंने, मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें ये बातें जहर लग रही हैं, बातें जहर लगना बुरा लगना। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नतमस्तक का अर्थ है सिर झुकाना। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता, लघुता का अर्थ है छोटापन, अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जो बात, एक घमंड जो उसके मन में आ रहा था बार बारी कि वो मेरे बराबर आ जाऊंगा, बराबर आ जाऊंगा, बराबर आ जाऊंगा पढ़ाई में, तो भाई साहब बड़े ही नहीं रहेंगे। आज उन्हें समझ में आ गया कि उम्र की जो समानता है, उम्र की जो बराबरी है, वो ऐसे नहीं हो सकती है। एक कक्षा में पहुंच जाना उस अंतर को समाप्त नहीं कर देगा जो उन्हें वास्तविक रूप से मिला हुआ है। मैंने सजल
जल से भरी आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं, फरमाने का अर्थ है कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। ये वही छोटा भाई है जो पहले कह रहा था कि अगर भाई साहब मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कह दूंगा, वो कह दूंगा। आज बड़े भाई साहब ने उनको बता दिया कि उनकी उम्र का जो अनुभव है वो वास्तव में क्या है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा दिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी तो जी ललचाता है। देखा जाए तो 5 साल ही तो बड़े थे, लेकिन मन तो था, ललचाता है। पर क्या करूं, अगर मैं खुद भी राह चल पड़ूं, अगर मैं भी ये सब कुछ करने लगूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? कि जो तुम करते हो वो मैं करने लगूं तो मैं तुम्हें क्या, तुम किसको आदर्श मानोगे? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। यानी कि अपना बड़प्पन जो था उन्होंने दिखा दिया कि वास्तव में उस बड़प्पन को सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं, निभा भी तो रहे हैं। संयोग से सम जमा योग, हमने पहले भी पढ़ा है। उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। पीछे पीछे चले आ रहे थे, भाई साहब लंबे थे और लड़कों का एक पूरा का पूरा झुंड उसको पकड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन भाई साहब ने उछलकर उस डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। एक प्रतीकात्मक बात बताई है कि छोटा भाई एक कटी पतंग की तरह हो गया था, दिशा विहीन हो चुका था, लेकिन बड़े भाई साहब ने सही समय पर आकर उसकी डोर को अपने हाथ में पकड़ लिया। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा कि सबसे पहले पाठ में हम देखें कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई में पूरे 5 साल का अंतर है। बड़ा भाई बहुत सारा पढ़ता है, छोटा भाई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, लेकिन बड़ा भाई बार बार एक कक्षा में फेल हो रहा था और दोनों में 3 साल का अंतर रह गया। बड़ा भाई समय से पर डांटता रहता है छोटे भाई को कि तुम बड़ी कक्षा में आओगे तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा भाई सुनता था, समझता था, बेचारा डांट खाकर कभी कभी टाइम टेबल बना भी लेता था, लेकिन उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात जो हमने इस पाठ में जानी कि छोटा भाई जो है वो अपना रोज़ का काम रोज़ कर लिया करता था और शायद यही उसकी सफलता का कारण भी था। वो फिर फेल हो गया, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और छोटा भाई फिर अव्वल आ गया। अब थोड़ा सा घमंड आना शुरू हुआ छोटे भाई के दिमाग में कि अब बड़ा भाई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बड़े भाई साहब ने एक बार फिर डांटा। अगली बार फिर ऐसा हो गया कि बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए, छोटा भाई फिर पास हो गया। अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। अब छोटा भाई थोड़ा सा निडर हो गया, उसने कहा अब मुझे बड़े भाई साहब कुछ नहीं कहेंगे। अब वो भटक गया, एक तरीके से कहा जाए तो उसे लगता था अब उसे कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं है। और उस समय बड़े भाई साहब उसे समझाते हैं कि जीवन का अनुभव पढ़ाई के अनुभव से बहुत ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने अपनी अम्मा, हेडमास्टर साहब, अलग अलग लोगों के उदाहरण दिए कि हम चाहे वो हमसे शिक्षा में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन जीवन का अनुभव उन्हें हमसे ज़्यादा है और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। और दूसरा उन्होंने इस पाठ में हमें ये बताया कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना। अगर हमें कोई सफलता मिलती है तो अपनी मेहनत से और आगे बढ़ो। ये नहीं अच्छा अभी कई बार ऐसा होता है, अच्छा मैंने इतना पढ़ा, बाई चांस नंबर अच्छे आ गए, अरे ऐसे ही अगली बार भी मैं इतना ही पढ़ूंगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। परीक्षा पत्र थोड़ा कठिन बना, अब फेल हो गए। यानी कि एक बार की सफलता को हमें हमेशा के लिए अपनी सफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये तो एक निरंतर चलने वाली प्राणी है। आप रोज सांस लेते हैं तो सफलता और मेहनत भी वैसे ही है, रोज मेहनत करोगे तो सफलता मिलती चली जाएगी। उन्होंने रावण का, शैतान का, शाहरुम का उदाहरण दिया। तो पाठ में हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात, रोज का काम रोज करो। दूसरी बात, अहंकार और घमंड कभी मत करो। तीसरा, अगर आपसे बड़े कुछ कहते हैं उनकी बातों को समझो। और एक चौथी बड़ी बात कि जो भी पढ़ो
उसे समझो। तो हमने 4 बातें कौन सी सीखी? नंबर 1, प्रतिदिन पढ़ना। नंबर 2, घमंड ना करना। नंबर 3, जो पढ़ो उसे समझो। नंबर 4 बात, बड़ों का आदर करो। अगर आपने इस पाठ में ये 4 बातें अपने जीवन में उतार ली तो वास्तव में ये पाठ पढ़ना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1-1, 2-2 पंक्तियों में देने। कथानायक की रुचि, कथानायक मतलब जो कहानी कह रहे हैं, किन 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 कार्यों में थी? उन्हें बाहर खेलना अच्छा लगता था, फाटक पर झूलना अच्छा लगता था, हॉकी अच्छा लगता था, कागज़ की तितलियाँ बनाना अच्छा लगता था। तो ये सब उनके शौक थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे? याद आई वो पंक्ति कि उनका एक ही सवाल पूछने का तरीका होता था और एक ही प्रश्न होता था, कहाँ थे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार छोटे भाई के व्यवहार में ये अंतर आ गया कि उसके मन में एक छोटा सा घमंड आ गया। वो घमंड क्या आया कि भाई मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं पास हो जाऊंगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? आपने याद है पाठ के शुरुआत में पढ़ी थी कि जब उन्होंने अपनी किताबों और पुस्तकों के हाशियों पर अलग अलग शब्द रचना किया करते थे और चिड़िया वगैरह बनाया करते थे, अलग अलग चित्र बना लिया करते थे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब ये प्रश्न जो है वो आपने 25 से 30 शब्दों में बताने हैं। छोटे भाई साहब ने अपना टाइम टेबल बनाने के बारे में क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं हो पाया? देखिए जब डांट पड़ी तो छोटे भाई ने सोचा कि अब मैं बहुत सही भाई साहब, बड़े भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और डांट का पूरा असर हुआ और उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का, जिसमें खेलने कूदने की कोई जगह नहीं थी। जबकि वास्तविक जीवन में बच्चे हैं और बच्चों के लिए खेलना भी ज़रूरी है और मन भी है। आप हर वक्त किताबों में नहीं रह सकते और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। वो टाइम टेबल केवल एक कल्पना से और बिना पूरी योजना बनाए बना था, बिना सोचे समझे बना था, इसलिए वो फेल हो गया। उसमें वास्तविकता के लिए जगह ही नहीं थी। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने डांटा उसे, किसी तरह गुल्ली डंडा खेलते रहोगे क्योंकि अब तुम बड़ी कक्षा में आ रहे हो। छोटी कक्षा में कम पढ़ते थे, पास हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी कक्षाओं में आओगे तुम्हारी पढ़ाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इसलिए गुल्ली डंडा वगैरह खेलना बंद कर दीजिए। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? उसका कारण ये था कि वो उम्र में बड़े थे और उन्हें अपने छोटे भाई के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना था जिससे कि छोटा भाई भटके नहीं। अगर वो भी बाहर मैदान में खेलते रहते तो छोटे भाई को क्या समझाते?
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाया करते थे, ताकि छोटा भाई कम से कम उन्हें देखे और जाने कि हमारे जीवन में पढ़ने को भी हमें उतना ही स्थान देना है जितना हम खेल कूद को दे रहे हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को ये कहते थे कि तुम्हें जैसे जैसे बड़ी बड़ी कक्षाओं में तुम आते जाओगे, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने शिक्षा प्रणाली का पूरा एक खाका खींच कर रख दिया कि अंग्रेज़ी में कितने हेनरी थे, कितने जेम्स थे, कितने विलियम थे, और अलजेब्रा में कितना पढ़ना पड़ता है, और हिंदी में कितना कुछ लिखना पड़ता है। तो उन्होंने समझाया उसे कि जिस तरह कक्षाएं बड़ी होती चली जाएंगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई का समय भी उसी के हिसाब से बढ़ाना होगा। और दूसरी बात, बाहर खेलना कूदना कम करो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों खेल रहे हो, उन्होंने कहा कम खेलो। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? जब दोनों की कक्षाओं में केवल 1 वर्ष का अंतर रह गया, तो छोटे भाई साहब बिल्कुल स्वतंत्र हो गए और उन्होंने सोच लिया कि अब बड़े भाई साहब मुझे कुछ कहेंगे ही नहीं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर गुजारने लगे। शायद जो एक पहले डर था ना, जो थोड़ा बहुत वो पढ़ा करते थे, जिसके कारण वो कक्षा में प्रथम आ रहे थे, अब वो डर समाप्त हो गया था। कनकौए उड़ाना, जो पतंग उड़ाना, बाहर मैदान में दौड़ने में उनका समय जो था वो ज़्यादा बाहर गुजरने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में बताने। अब आप सोचो कि क्या वास्तव में, एक तो हमने कारण ये जाना था कि भाई छोटा भाई अपना काम रोज का रोज काम करता था। प्रश्न है कि बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? नहीं आता। क्यों? वो डांट के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ता था, कि रोज का रोज जो थोड़ा पढ़ता था, उसी के कारण वो कक्षा में अव्वल आ रहा था। अगर बड़े भाई साहब का बिल्कुल भी डर नहीं होता तो लेखक का ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही गुजरता। तो जो रोज़ का रोज़ काम करने के लिए जो एक निर्धारित समय की ज़रूरत थी, वो समय पूरा नहीं हो पाता। और अगर वो रोज़ का काम रोज़ पूरा नहीं होता, चाहे वो बड़े भाई साहब के डर से ही हो रहा था, लेखक को सफलता नहीं मिलती। तो डांट का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने समूची का मतलब पूरी शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया, अपने विचारों से क्या सहमत है। देखिए, शिक्षा प्रणाली से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, ये हम जानते हैं। लेकिन हाँ, लेखक ने जैसे बताया कि बड़े भाई साहब ने जो खाका खींचा था कि कितने हेनरी होते हैं, कितने विलियम होते हैं, और किस तरह से उनके नाम याद करने पड़ते हैं, किसने कौन सा युद्ध किया, किसने कितनी शादियाँ की। तो वास्तव में हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हो। जैसे आप ये पाठ पढ़ा, तो जो 4 बातें जो आपने सीखी हैं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो आपकी शिक्षा, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविकता से जुड़ी हो और आगे हमारे जीवन यापन में, हमारे जीवन जीने में अपना सहयोग दे सके। केवल रटना और रटे हुए को लिखना ना तो शिक्षा है और ना ही वो शिक्षा का उद्देश्य पूरा करती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? क्योंकि जब वो डांट रहे थे अपने छोटे भाई को, 2 बार प्रथम आ गया और उसकी हिम्मत बढ़ गई, तो बड़े भाई साहब ने समझाया कि जीवन की समझ केवल उम्र के साथ आती है, आप उसे एक दिन में हासिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अम्मा का उदाहरण दिया कि शायद उनको इतना नहीं मालूम कि कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, लेकिन जीवन की समझ ज़्यादा है। अपने दादा का उदाहरण दिया कि हम हॉस्टल में 1 महीने भर का खर्चा नहीं चला सकते, लेकिन दादा 9 व्यक्तियों का, 9 परिवार के सदस्यों का घर चलाते हैं। उन्होंने हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया कि वो MA थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन घर चलाना नहीं आता था। बूढ़ी माँ जो शायद अनपढ़ थी, वो ज़्यादा अच्छा घर चलाती थी। तजुर्बे को उन्होंने बहुत अहमियत दी है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? वो श्रद्धा उत्पन्न ये हुई कि उन्हें वास्तविकता समझ में आ गई
कि पढ़ने में अव्वल आ जाना जीवन में अव्वल आने के बराबर नहीं होता। जीवन को समझना, देखो बड़े भाई साहब ठीक है, शायद किताबी शिक्षा में वो बेचारे पीछे रह गए, लेकिन अपने कर्तव्यों से वो कभी पीछे नहीं रहे। छोटे भाई का ध्यान रखना, वो कहीं गलत रास्ते पर ना पड़ जाए, और अपने आप पर एक नियंत्रण रखना। उन्होंने अपने मन को भी तो मारा, वो भी तो फेल हो रहे थे तो हो ही रहे थे, वो भी मस्ती कर सकते थे, लेकिन जो उनके जो कर्तव्य थे, केवल अधिकारों का ही प्रयोग नहीं किया उन्होंने अपने कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से निभाया। तो कर्तव्य और अधिकार जब बराबर मिले, वो एक कारण बना कि छोटे भाई के मन में समझ में आ गया कि हाँ, बड़ा भाई हमेशा बड़ा भाई ही रहेगा। बड़े भाई साहब की स्वभाव की विशेषताएं बताइए। अब बड़े भाई साहब में क्या क्या बातें थी? नंबर 1, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। सबसे पहली उनकी बात, वो जानते थे वो बड़े हैं और उनको एक अपना आदर्श रखना है। नंबर 2 बात, छोटे भाई का ध्यान रखना, कब उसे डांटना है, कब वो क्या कर रहा है उसके ऊपर नजर रखना। नंबर 3 बात, चाहे कुछ भी हो, पढ़ नहीं पाते थे, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी गलत कार्यों में नहीं लगाया, हमेशा एक आदर्श स्थिति देने की कोशिश की। नंबर 4 बात, वो डांटते थे तो अपने भाई को प्यार भी बहुत करते थे, समझाते थे। 5वीं बात, उनके मन में थोड़ी शर्म थी, लज्जा थी, झिझक थी। बार बार फेल होना उनके अंदर एक ग्लानि उत्पन्न कर रहा था, लेकिन वो कारण नहीं समझ पा रहे थे। नंबर 6 बात, उनको दुनिया की समझ थी। हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया उन्हें वैसे ज्ञान था, रावण का अंत कैसे हुआ, शाही रूम का क्या हुआ, अम्मा को कितना ज्ञान है, हेडमास्टर साहब, यानी कि उनको दुनिया की परख तो थी, चाहे किताबी ज्ञान था या नहीं था। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसको महत्वपूर्ण कहा है? यकीनन उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए कि उन्होंने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से ज़्यादा बड़ा माना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, एक तो उनकी जो अम्मा का जो वो वाला गद्यांश है, जिसमें उन्होंने अम्मा का और दादा का उदाहरण दिया है कि पारिवारिक खर्चा वो कैसे चलाते थे, और महीने का वो हॉस्टल में खर्चा नहीं चला पा रहे हैं बड़े भाई और छोटे भाई, लेकिन दादा जो है पूरे 9 व्यक्तियों का खर्चा चला रहे हैं। बड़े और हेडमास्टर साहब का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो 1500 रुपये कमाते हैं उस ज़माने में, 150 साल पहले, और घर कौन चला रहा है? बूढ़ी माँ चला रही है। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जिंदगी का अनुभव किताबी अनुभव से ज़्यादा बड़ा है। पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई बड़े भाई साहब का आदर करता था? बड़े भाई साहब कितना भी गुस्सा करते थे, छोटा भाई चुपचाप नतमस्तक होकर उनकी बात सुनता था, कभी उसने बहस नहीं करी, पलटकर जवाब नहीं दिया। बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, बिल्कुल था, क्योंकि जितने उदाहरण उन्होंने दिए घमंड को लेकर, शैतान का, रावण का, शाही रूम का उदाहरण दिया, फिर दादा, अम्मा, हेडमास्टर साहब, इन सब के जो उदाहरण उन्होंने दिए, यानी कि उनको ज्ञान तो था। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, बच्चा तो था ही। उन्होंने नहीं कहा कि उनका भी तो मन करता है कि वो हॉकी खेलें, कनकौवे उड़ाएं, थे तो वो बच्चे ही, लेकिन एक आदर्श स्थिति के लिए उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। वो जानते थे, बार बार उसको टोकते थे, वो भी सोच सकते, जैसे छोटे भाई के दिमाग में आया था कि मैं अगर अब अगली बार बड़े भाई साहब मुझे टोकेंगे तो मैं उनको ये जवाब दे दूंगा, वो जवाब दे दूंगा। ठीक है, उसने पूरे पाठ में कहीं पर भी बदतमीजी नहीं करी, पूरा आदर किया, लेकिन फिर भी बड़े भाई साहब भी तो ये सोच सकते थे कि अगर मैं अपने छोटे भाई को टोकूंगा और उसने मुझे ये जवाब दे दिया तो क्या होगा। वो अपना कर्म करते रहे, तो कहा जा सकता है कि वो अपने छोटे भाई का भला चाहते थे। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जब भी कोई प्रश्न आता है आशय स्पष्ट करना, तो बेटा आपको किस तरह से शुरुआत करनी है? पहली बार
कि ये पंक्ति, जैसे ये पंक्ति है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो सबसे पहले जब आप अपना उत्तर शुरू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि यह पंक्ति कही किसने है? यह पंक्ति बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को कही है, और तब कही है जब बार बार वो कक्षा में प्रथम आ रहा था और छोटे भाई और बड़े भाई में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। और बड़े भाई साहब को ये बात समझ में आ चुकी थी कि छोटा भाई अब ये समझने लग गया है कि अब बड़े भाई साहब मुझे कुछ नहीं कह सकते। तब उन्होंने समझा दिया कि इम्तिहान पास कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, असल चीज़ होती है बुद्धि का विकास करना। जो कि मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी पांडवों की, कि उसमें चूँकि हम ज्ञान पढ़ रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतार लेना। जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना करता। याद है ये पंक्ति तब की है जब उनको डांट पड़ी थी दूसरी बार कि तुम खेलने जाते हो, और शैतान का और घमंड का जब उन्होंने उदाहरण दिया था, तब की ये पंक्ति है कि चाहे उन्हें कितनी डांट पड़ती थी, लेकिन जो बाहर खेलने का जो मोह था वो खत्म नहीं हो पा रहा था। वो डांट खाने को तैयार थे, तिरस्कार सहने को तैयार थे, लेकिन फिर भी वो तितलियों के पीछे भागना, हॉकी खेलना, ये सब कुछ वो रोक नहीं पा रहे थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। ये व्यंग्यात्मक पंक्ति है, ये पाठ की बिल्कुल शुरुआत में कही गई है। लेखक कह रहे हैं कि जब भाई साहब 3 बार कक्षा में फेल हो चुके थे तो एक व्यंग किया गया है कि वो शायद ऐसा लग रहा था कि वो हर कक्षा में अपनी बुनियाद को बड़ा मजबूत बनाना चाह रहे थे कि अच्छे से पढ़ लिख कर तभी मैं अगली कक्षा में जाऊंगा। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ये पंक्ति तब की है जब पाठ के बिल्कुल अंत में कनकौवे उड़ाते हुए छोटा भाई जो है वो सड़कों पर मैदान में दौड़ रहा था। वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटा भाई उस समय कटी पतंग की तरह हो चुका था, दिशा विहीन हो चुका था। 2 बार कक्षा में प्रथम आने के कारण मन में घमंड आ चुका था। बड़े भाई साहब फेल हो चुके थे, बड़े भाई साहब चुप रहने लग गए थे, उसे डांटते नहीं थे, तो वो भटक गया था। उस समय की स्थिति का वो बताया गया है कि वह एक कटी पतंग की तरह एक आत्मा की तरह हो गए थे वो, कि जो कि आकाश से निकल चुकी है, अपने शरीर को छोड़कर जा चुकी है, बंधन से मुक्त हो चुकी है। बड़े भाई साहब को जो बंधन था वो मुक्त हो चुका है, और वो विरक्त मन से, अब कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई डर नहीं है, खुले आकाश में घूम रही है जब तक कि कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है, अर्थात कोई नया शरीर नहीं मिलता, यानी कोई नया झटका नहीं लगता। ये उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है, छोटे भाई की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो अपने रास्ते से भटक गए थे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब बात करते हैं व्याकरण की। 2 पर्यायवाची आप लिखने हैं। नसीहत, नसीहत का अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना, समझाना, ज्ञान देना। रोष, क्रोध, गुस्सा। आज़ादी, स्वतंत्र होना। राजा, नृप। ताज्जुब, हैरान। प्रेमचंद की भाषा पैनी और मुहावरेदान है।
इनकी कहानियाँ रोचक हैं, प्रभावपूर्ण हैं। आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में इन्होंने 2-3 मुहावरे, हमने बहुत सारे मुहावरों पर को रेखांकित किया है, बहुत सारी लोकोक्तियों को भी हमने रेखांकित किया है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, कठिन कार्य। उपदेश की कला में निपुण, हम पहले भी बता चुके हैं पाठ में पढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। सूक्ति बाण, व्यंग की बातें हम लिख चुके हैं। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना भी उदाहरण है। हिम्मत टूट जाना, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना यानी कि दिल टूट जाना, हिम्मत टूट जाना यानी कि हार मानना। जानलेवा, टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें, ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक तरह से पुनरावृत्ति कर रहे हैं अब हम। किसी की याद ना रहती और बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। सिर पर नंगी तलवार लटकना यानी कि हर वक्त खतरा मंडराना। वाक्य हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि सरहद पर सैनिकों के सिर पर हमेशा एक नंगी तलवार लटकती रहती है। आड़े हाथों लेना, चोरी पकड़ी जाने पर पिता ने बेटी को आड़े हाथों ले लिया। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के सफलता मिल जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। दांतों पसीना आना, बहुत मेहनत करना। ऐरा गहरा नत्थु गहरा, कोई भी सामान्य सा व्यक्ति। निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी और आगत शब्दों को उदाहरण के आधार पर लिखिए। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से इस्तेमाल होकर वैसे के वैसे बिना रूप बदले वैसे के वैसे हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए हैं। देशी शब्द वो क्षेत्र के अनुसार बनते हैं, और विदेशी शब्द इसमें हमारे अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, ये सब शब्द हैं। जन्म सिद्ध आपका तत्सम शब्द है। आँख तद्भव है। दाल भात देशज है। पोजीशन अंग्रेजी का शब्द है। फजीहत उर्दू का शब्द है। तालीम उर्दू का शब्द है। जल्दबाजी देशी शब्द है। जानलेवा आँख फोड़ देशी शब्द है। बुरा हाशिया देशी शब्द है। चेष्टा तद्भव शब्द है। जमाहत के उर्दू का शब्द है। सूक्तिबाण तत्सम। घुड़कियां देशज शब्द है। आधिपत्य तत्सम शब्द है। मेला देशज शब्द है। पन्ना तमाशा शामसलन मसलन उर्दू के शब्द हैं। स्पेशल स्कीम अंग्रेजी के शब्द है। फटकार देशज शब्द है। प्रातःकाल तत्सम शब्द है। विद्वान तत्सम शब्द है। निपुण तद्भव शब्द है। भाई साहब देशज शब्द है। अवहेलना तद्भव शब्द है। टाइम टेबल अंग्रेजी का शब्द है। इस तरह से आपने शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। मुख्य रूप से क्रियाएं दो होती हैं, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। स्थिति, अवस्था और दशा सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया। क्या खाया? सेब खाया, उसका उत्तर मिल रहा है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। मोहन पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में शीला हंसती है, एक दशा है, ये अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, ये भी एक अवस्था है, अकर्मक क्रिया। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, अकर्मक क्रिया। चोरों सा जीवन कटने लगा। कैसे कटने लगा? क्या कटने लगा? नहीं, ये आ गया अकर्मक, एक अवस्था का वर्णन किया गया है।
शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। किसका हाल पढ़ा होगा? शैतान। अकर्मक क्रिया। वह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। सकर्मक क्रिया। समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। सकर्मक क्रिया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अकर्मक क्रिया। अब एक प्रत्यय लगाकर हमें बनाना है। विचार, विचार जमा इक, तो बन जाएगा आपका वैचारिक। वैचारिक। इतिहास जमा एक, ऐतिहासिक। संसार, सांसारिक। दिनों दिन होना चाहिए ये शब्द। दिन जमा नीति है दैनिक, ये आ जाएगा दैनिक। दैनिक। प्रायोगिक, प्रयोग जमा एक, प्रायोगिक। अधिकार, आधिकारिक। हमने बहुत सारे पार्ट में और भी शब्द पढ़े जहाँ पर हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे। तो इस तरह से हमारा ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है और अगले पाठ पर अगली बार मिलेंगे। नमस्कार। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.